नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 19वीं सदी के एक ऐसे ब्रिटिश सिस्टम की जिसने उत्तर भारत के गांवों की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महलवाड़ी व्यवस्था की। जरा सोचिए, क्या हो अगर पूरे के पूरे गांव पर एक ही कर्ज का बोझ डाल दिया जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यही एक सवाल, यही एक आइडिया महलवाड़ी सिस्टम का दिल था। और इसी एक सवाल ने लाखों किसानों की जिंदगी और गांव के पूरे ताने बाने को उलझा कर रख दिया। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये एक गांव एक टैक्स वाला आइडिया आखिर था क्या और अंग्रेजों को इसे लाने की जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, इस पूरे सिस्टम की जो नींव थी ना, वो एक शब्द पर टिकी थी, महाल। अब महाल का मतलब क्या था? इसका सीधा सा मतलब था एक गांव या कभी-कभी कुछ गांवों का एक छोटा सा समूह। और अंग्रेजों ने कहा कि अब हम किसी एक किसान से टैक्स नहीं लेंगे। नहीं, हम पूरे महाल को, मतलब पूरे गांव को एक यूनिट मानेंगे और टैक्स भी पूरे गांव से एक साथ वसूलेंगे। तो ये सिस्टम आया कब? ये बात है करीब 1822 की और इसका क्रेडिट जाता है होल्ट मैकेंजी को। इसे लागू कहाँ किया गया? ये ज्यादातर उत्तर भारत के इलाकों में लाया गया, जैसे कि उस वक्त के संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब के कुछ हिस्सों में। असल में ये वो इलाके थे जहां अंग्रेजों का जो पुराना अस्थायी बंदोबस्त वाला सिस्टम था ना, वो कुछ खास चल नहीं पाया था। अब मजे की बात यह है कि ये कोई एकदम नया सिस्टम नहीं था। ये एक तरह का हाइब्रिड मॉडल था। मतलब अंग्रेजों ने थोड़ा आइडिया जमींदारी सिस्टम से लिया, थोड़ा रैयतवाड़ी से, और दोनों को मिलाकर एक नई चीज बना दी। देखिए, जमींदारी में एक जमींदार होता था जो टैक्स वसूलता था। रैयतवाड़े में किसान सीधा सरकार को टैक्स देता था। लेकिन महलवाड़े में उन्होंने कहा, ना जमींदार ना अकेला किसान, अब पूरा गांव एक साथ जिम्मेदार होगा। तो कागज पर तो ये आइडिया बड़ा सीधा साधा लगता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? लेकिन जब ये विचार जमीन पर उतरा तो इसकी हकीकत बहुत ज्यादा भयानक थी। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये काम कैसे करता था? इसके 4 मेन स्टेप्स थे। सबसे पहले अंग्रेज गांव की एक एक इंच जमीन का पूरा सर्वे करवाते थे, बड़ा डिटेल्ड सर्वे। फिर वो अंदाजा लगाते थे कि इस जमीन से कितनी पैदावार हो सकती है और उसी हिसाब से टैक्स तय कर देते थे। तीसरा और सबसे अहम कदम, ये टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी पूरे गांव पर डाल दी जाती थी, किसी एक पर नहीं। और आखिर में गांव का जो मुखिया होता था, जिसे लंबरदार भी कहते थे, उसकी ड्यूटी थी कि वो सबसे पैसा इकट्ठा करे और अंग्रेजों तक पहुंचाए। और यहीं पर इस सिस्टम का सबसे बड़ा धोखा छिपा था। कहने को तो कागज पर जमीन का मालिक पूरा गांव था, वाह क्या बात है, लेकिन असलियत ये थी कि अगर गांव टैक्स नहीं चुका पाया तो पूरी की पूरी जमीन जब्त करने का हक वो अंग्रेजों के पास ही था। मतलब मालिकी आपकी, पर कंट्रोल हमारा। इस सिस्टम ने गांव के अंदर की पूरी डायनामिक्स ही बदल दी। जो गांव के मुखिया या पटवारी कभी लोगों के अपने हुआ करते थे, अब वो एक तरह से कंपनी के एजेंट बन गए थे। अब उनका काम था अपने ही लोगों पर, अपने ही पड़ोसियों पर टैक्स के लिए दबाव डालना। जाहिर है, इससे गांव के अंदर एक नया पावर सेंटर बन गया, जो अंग्रेजों का वफादार था, गांव का नहीं। और ये जो दबाव था, इसने एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की, एक ऐसा जाल बुना जिसका सबसे बुरा, सबसे दर्दनाक असर पड़ा एक आम किसान पर। अब जरा इस सिचुएशन की कल्पना कीजिए। मान लीजिए आपकी फसल तो बहुत अच्छी हुई, आपने खूब मेहनत की, लेकिन आपके पड़ोसी के खेत में सूखा पड़ गया और वो अपना हिस्सा नहीं दे पाया। तो क्या होगा? इस सिस्टम के तहत उसकी गलती की सजा आपको भी मिल सकती थी। जी हां, पूरे गांव की जमीन खतरे में पड़ जाती थी। मतलब आप अपनी ही जमीन पर हमेशा एक डर के साए में जी रहे थे। और ये जो पावर शिफ्ट हुआ, ये इस ग्राफ में बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ किसान की ताकत जो ऊपर से नीचे गिर रही है, और दूसरी तरफ एक नई शक्ति का उदय हो रहा है जो नीचे से आसमान छू रही है। और ये शक्ति थी गांव के साहूकार की। ये एक ऐसा दुष्चक्र था, एक ऐसा जाल जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। देखिए, अंग्रेजों को टैक्स चाहिए था कैश में, नकद। अब किसान के पास नकद कहां से आए? तो वो जाता था साहूकार के पास, अपनी जमीन गिरवी रखता था। साहूकार मनमाने ब्याज पर कर्ज देता था, और जब किसान वो कर्ज नहीं चुका पाता तो उसकी जमीन साहूकार की हो जाती थी। बस खेल खत्म। देखते ही देखते गांव के असली मालिक किसान नहीं, साहूकार बन गए। पैसों का ये जो खेल चल रहा था, इसका असर सिर्फ खेतों और तिजोरियों तक नहीं रुका। इसका असर हुआ गांव के समाज पर, लोगों के रिश्तों पर।
इस एक सिस्टम ने गांवों की आत्मा यानी उनके भाईचारे को ही खत्म कर दिया। सोचिए, जहां लोग पहले एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होते थे, अब वहीं जमीन और टैक्स को लेकर झगड़े होने लगे, मनमुटाव होने लगा। अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी वो और भी ज्यादा चौड़ी होती चली गई। गांव गांव नहीं रहा, बस एक टैक्स भरने वाली यूनिट बनकर रह गया। और जानते हैं, इस कैश टैक्स की जिद का असर सीधा सीधा खेतों पर पड़ा। अब किसानों को अपनी जरूरत यानी गेहूं, चावल, दाल उगाने से ज्यादा जरूरी हो गया था वो फसलें उगाना जिनसे नकद पैसा मिले, जैसे कि नील या कपास। नतीजा, पेट भरने वाला अनाज कम उगने लगा और कई बार तो खाने के भी लाले पड़ जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि 1947 में अंग्रेज गए और इस सिस्टम का असर खत्म हो गया। नहीं, इसकी जो विरासत है वो बहुत लंबी और बहुत उलझी हुई है। आज भी इसके निशान हमें देखने को मिलते हैं। ये टाइमलाइन हमें पूरी कहानी बताती है। देखिए, 1822 में ये सिस्टम लागू हुआ। 1800 के दशक के आखिर तक आते आते किसान इतने परेशान हो गए कि जगह जगह विद्रोह होने लगे। और फिर 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तब भी इस सिस्टम की पैदा की हुई ज़मीनी समस्याएं हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनके खड़ी थीं। मतलब इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी थीं। तो आखिर में ये सिस्टम अपने पीछे क्या छोड़कर गया? उत्तर भारत के गांवों में गहरी जड़ें जमा चुकी गरीबी, जमीन के मालिकाना हक को लेकर कभी न खत्म होने वाले झगड़े, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला कर्ज और एक ठहरी हुई खेती, ये थी इसकी असली विरासत। और यहां आकर एक सवाल मन में उठता है, और ये सवाल आज भी उतना ही मौजू है। क्या उस ऐतिहासिक सिस्टम की छाया आज भी हमारे गांव पर नहीं पड़ती? क्या आज भी जो हम गांव में गरीबी देखते हैं, जमीन के लिए जो झगड़े होते हैं या किसानों पर जो कर्ज का बोझ है, क्या उसकी जड़ें कहीं ना कहीं उसी दौर में नहीं छिपी हैं? सोचने वाली बात है।